हे माइंडफुल पीपल, स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक $100 मिलियन मैसेज के बारे में जो हमें एलियंस ने भेजा है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये फोर्ब्स मैगजीन का आर्टिकल कह रहा है। तो आखिर इसमें है क्या, चलिए देखते हैं। 29 अप्रैल 2019 को ऑस्ट्रेलिया के पार्क रेडियो स्टेशन ने एक बहुत ही स्ट्रेंज से सिग्नल को नोटिस करा। ये सिग्नल जो हमारे सबसे पास स्टार है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वहां से आ रहा था। अगर हम धरती पर लिविंग की बात करें तो लोग यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजों को लेकर परेशान हैं। आज क्या पहनना है, ऑफिस क्या पहन के जाना है, डेट पर जाना है तो वो क्या पहन कर जाना है, किसके साथ जाना है, दुनिया भर की टेंशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी टेंशन ये है कि स्पेस से हमारे धरती की तरफ क्या आ रहा है, या फिर वो लगातार इस चीज को ढूंढने में लगे रहते हैं कि हमारे अलावा भी दूसरे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं या फिर नहीं। धरती पर बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप्स लगातार ऐसे सिग्नल को रिसीव करते रहते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट लगातार रोज इनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। वो इस उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मैसेज मिले। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक गैलेक्सी में हैं, हमें दूसरे गैलेक्सी से सिग्नल आके रिसीव होता कैसे है। एलन टेलीस्कोप एरे, ये टेलीस्कोप एरे 42 टेलीस्कोप्स का ऐसा अरेंजमेंट है जो हमारे धरती के बाहर के बहुत सारे सिग्नल्स को लगातार रिसीव करता है। इसके हर एक डिश का डायमीटर करीब 20 फीट के आसपास है। इस एरे को कैलिफोर्निया में सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के तहत लगाया गया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेटी प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ इन्हीं 42 टेलीस्कोप पर ही डिपेंडेंट है, नहीं। इसके अलावा भी दुनिया भर के दूसरे जो टेलीस्कोप्स हैं उनका डेटा सेटी के लिए इकट्ठा किया जाता है। उनमें से ही एक है ऑस्ट्रेलिया का पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप, जिसने इस सिग्नल को BCL1 को रिकॉर्ड किया था। इसको हम वाव सिग्नल के नाम से भी जानते होंगे। अगर आपने दूसरी कहीं पर आर्टिकल वगैरह देखा है, न्यूज वगैरह में देखा है, तो वो वाव जो सिग्नल है वो यही BLC1 ही है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा सबसे पास वाला स्टार नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह ही बिल्कुल हैबिटेबल जोन में है, और वो भी इसी तरह इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से एक है प्रॉक्सिमा B। अगर कहीं ना कहीं देखो तो वहां पर बहुत ज्यादा कंडीशंस अर्थ जैसी ही हैं। हालांकि बहुत कुछ उसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी जितना पता है उसके हिसाब से वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। खैर चलो देखते हैं कि BLC1 का आखिर हुआ क्या, मतलब कैसे साइंटिस्ट एक सिग्नल को रिसीव करते हैं, कैसे उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं, कैसे उसके अंदर का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो जो रिसीवर में डेटा आता है वो लगातार आता रहता है, बहुत सारा डेटा आता रहता है। यहाँ पर उसमें से सबसे पहले हमें करना होता है फिल्ट्रेशन। अब वो जो सिग्नल रिसीव हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स भी होंगे जो हमारे अर्थ के थ्रू ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे हमारे सैटेलाइट्स हो गए, चाहे हमारे रेडियो वेव्स हो गए जिन पे हमारे मोबाइल चलता है, इंटरनेट चलता है। इन सारी चीजों को, मतलब एक फ्रीक्वेंसी के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जब ऐड हो जाती हैं उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो ये जो इंटरफेरेंस होता है, साइंटिस्ट सबसे पहले इसे एलिमिनेट करते हैं। या फिर एक सिंगल एंटीना लगा होता है जो सिर्फ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है जो हमारी धरती एमिट कर रही है। तो वो जो सिग्नल रिसीव हुआ वो, और जो आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल रिसीव हुआ वो, इसमें से इस चीज को माइनस करा जाता है। तो बचता जो है वो बचता है सिर्फ वो सिग्नल जो हमें बाहर कहीं से आया है। इसके बाद इसका असली एग्जामिनेशन शुरू करा जाता है कि मतलब ये क्या सेंस बना रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, कैसे इसको जोड़ तोड़ के हम कुछ इसका सेंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या फिर ये कोई स्पेशल सीक्वेंस तो नहीं बना रहा जिसके अंदर कोई स्पेशल मैसेज छुपा हो। खैर अगर हम बात करें BLC1 की, तो यहाँ पर उसे डिकोड मतलब फिल्टर कर दिया गया था अक्टूबर के दौरान, अक्टूबर 2020 में, और उसके बाद से अभी तक इसे लगभग एग्जामिन ही करा जा रहा है। 26 घंटे के इस डेटा को साइंटिस्ट ने 5 अलग अलग टाइप्स के सिग्नल में सेपरेट कर दिया है। लेकिन ये जो 5 तरह के सिग्नल्स हैं इनको भी बहुत दिमाग लगा के अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। मतलब ना तो इन सिग्नल्स में कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिखा है, मतलब कि कोई अपनी लोकेशन भेजना चाहता है उसके कोऑर्डिनेट्स हो, ना तो इसमें किसी लैंग्वेज का साइन किसी को दिख रहा है, ना ही कुछ ऐसी बात दिख रही है कि कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहता है या फिर हमारे बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है। तो ऐसा कुछ भी एक सीक्वेंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। वेल, अब यहाँ पर आपको एक सवाल आ सकता है कि भाई हमारे जो स्पेस है वहां पर
सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। वहाँ पर दुनिया भर की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर चीजें चलती रहती हैं। अगर हमारा सोलर फ्लेयर भी आता है तब भी फ्रिक्वेंसीज में चेंजेस आएंगी, तब भी हमारे रिसीवर जो है वो कुछ ना कुछ रिसीव करते रहेंगे क्योंकि वो 24 घंटा चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि हमें किस फ्रिक्वेंसी पर ध्यान देना है और किसको इग्नोर करना है? तो वेल, अगर आप हमारे साइंस वाले चैनल को देखते हो तो मैंने आपको बता रखा है कि हमारी पूरी दुनिया इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से घिरी हुई है। अब यहाँ पर इसको स्टडी करने के लिए हम इंसानों ने क्या करा है, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। विजिबल रेज, इसको पढ़ने का तरीका अलग है। यूवी रेज, उसको अलग डिवाइड कर दिया। एक्स रेज, गामा रेज, इन सबको अलग डिवाइड कर दिया। क्योंकि इवन अगर हम एक फील्ड को भी चुन लेना, इस पूरे स्पेक्ट्रम में से सिर्फ एक्स रेज को भी चुन लेना, उसकी भी पढ़ाई करने में मतलब आपकी लाइफ चली जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज के अंदर भी जाते हैं तो वहां पर भी हम चीजों को और ज्यादा डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है उसको बताऊं तो वो है अल्ट्रा वाइड बैंड होता है, आपका नैरो बैंड होता है, वाइड बैंड होता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ नैरो बैंड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि नैरो बैंड एक ऐसी बैंड की फ्रीक्वेंसी है, ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एमिट करा जा सकता है। कोई भी नेचुरल इवेंट हो जाए, चाहे सोलर फ्लेयर हो जाए, चाहे अंतरिक्ष में आंधी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पर जो बैंड्स निकलेंगे फ्रीक्वेंसीज की, वो हमें वाइड या अल्ट्रा वाइड या फिर वो दूसरी तरह की बैंड्स देखने को मिलेंगी। लेकिन नैरो बैंड केवल वही चीज निकाल सकती है जो किसी इंटेलिजेंट स्पीशीज ने बनाई हो या फिर किसी टेक्नोलॉजिकल चीज का इस्तेमाल किया गया हो। इसी वजह से जो भी सिग्नल एस्ट्रोनॉट्स या साइंटिस्ट को रिसीव होता है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कहीं उनमें कोई नैरो बैंड का सिग्नल तो नहीं है। अब यहाँ पर अगला सवाल कि भाई इतनी सारी चीजों को आखिर रोज मॉनिटर कौन करता होगा? तो यहाँ पर स्पेशल एल्गोरिथम्स लिखे गए हैं। रेडियो रिसीवर्स जो रहते हैं वो सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड तो करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मतलब वही वाइड बैंड और जो उनके काम का नहीं है, 2 दिन 3 दिन बाद वो सारा डेटा डिलीट होता रहता है या फिर उसको किसी दूसरे सर्वर में बैकअप कर लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को बैठने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम आपका रेडियो सिग्नल या रेडियो रिसीवर जो होता है वो इंटेलिजेंटली खुद ही कर देता है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो BLC-1 पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है, मतलब इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाया जा रहा है, या फिर ये इतना ज्यादा चर्चा वाला बात क्यों है? क्योंकि आज से पहले बहुत सारे सिग्नल रिसीव करे गए हैं लेकिन उस पर इतनी ज्यादा डिस्कशन, इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो चीज आई है, ये जो सिग्नल आया है, ये एक डॉपलर इफेक्ट के थ्रू आया है। अगर मैं आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताऊं तो मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से एक बस आ रही है और यहाँ पर एक दीवार है। बस ने जब हॉर्न मारा तो हॉर्न जो आपका साउंड जो आएगी वो आपको पहले इस कान में सुनाई देगी, फिर आपको इस कान में सुनाई देगी, और जो एक साउंड है वो जब इस दीवार से रिफ्लेक्ट होगी तब भी वो आपको 2 बार सुनाई देगी। अब जितनी आपके और इस दीवार के बीच में डिस्टेंस कम होगी उतना ही आपको जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम सुनाई देगा। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही आपको बहुत ज्यादा जो सेपरेशन है वो सुनाई देगा कि हाँ, पहली वाली जो आई थी वो डायरेक्ट बस से आई थी, दूसरी वाली जो आ रही है वो दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इस चीज को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ पर साइंटिस्ट इसलिए इस सिग्नल में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ये डॉपलर इफेक्ट से आया है। इसका मतलब ये एक ऐसी चीज से आया है जो शायद किसी दूसरे चीज का वो चक्कर लगा रही है, ऑर्बिट कर रही है उसे। तो वही वाली बात है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी को ऑर्बिट कर रहा है। मे बी वहां पर कोई हमारे से एडवांस सिविलाइजेशन हो जिसने ये सिग्नल भेजा हो। तो इसी वजह से साइंटिस्ट इसमें इतने ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं कि हो सकता है भैया कि प्रॉक्सिमा बी पर लाइफ हो और वहीं से ये सिग्नल आया हो। हालांकि ये बहुत बड़ा क्लेम है। अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की कि क्या हम सिर्फ सिग्नल को रिसीव ही करते हैं? नहीं, हम सिग्नल को भेजते भी हैं। धरती से सबसे पहला मैसेज 1974 में स्पेस में भेजा गया था। साइंटिस्ट ने इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसके बाद रेडियो सिग्नल के थ्रू इसको भेजा था। तो जब भी किसी को ये रिसीव होगा और अगर वो इस बाइनरी सीक्वेंस को अच्छे से अरेंज कर लेता है, उसको डिकोड कर लेता है, तो उसके सामने कुछ ऐसी इमेज दिखाई देगी। ये माइनक्राफ्ट गेम जैसा दिखने वाले बॉक्सेस से बना हुआ एक इमेज है जिसके अंदर इंसानों के डीएनए के बारे में, इंसानों की लैंग्वेज के बारे में, इंसानी सभ्यता के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। अब ऑब्वियसली स्पेस में हम कोई पैराग्राफ में मैसेज लिख के तो भेज नहीं सकते। सामने वाला लैंग्वेज समझता है नहीं समझता हमें नहीं पता। ऑब्वियसली इंसान की लैंग्वेज नहीं समझते, एलियन के तो बात ही छोड़ो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही करना था ताकि वो विजुअली चीजों को समझ सके, क्योंकि विजुअल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कोई भी कहीं भी कुछ भी समझ सकता है। इवन ये जो मैसेज था वो इस तरीके से लिखा गया था कि किसी को भी अगर ये मिलता है, वो अगर इसे डिकोड नहीं भी कर पाता ना, तो भी उसे ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ, ये जो सिग्नल आ रहा है वो किसी इंटेलिजेंस स्पीशीज से आ रहा है। होपफुली M13 क्लस्टर में जो भी एलियंस होंगे उनको जब ये मैसेज मिलेगा तो वो इसे डिकोड तो कर ही लेंगे।
हालांकि जब तक वो डिकोड करेंगे, जब तक उनका मैसेज आएगा, तब तक शायद इंसानी सभ्यता भी ना बचे, क्योंकि इस मैसेज को वहां तक पहुंचने में ही करीब 25,000 साल लग जाएंगे। अब देखा जाए तो ये मैसेज जब भेजा गया था तब धरती वालों मतलब तब साइंटिस्ट को ये पता नहीं था ना कि हम इंसान धरती की इतनी बुरी तरीके से ले लेंगे या फिर धरती का इतना बुरा हाल कर देंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने सोचा होगा। अब के हिसाब से देखो तो लगता ही नहीं है कि 25,000 साल तक जिंदा रहा भी जा सकता है। ऐसा ही मैसेज पायनियर 10 और पायनियर 11 के साथ भी भेजा गया था, एक 1972 में, एक 1973 में, एक आपका जुपिटर पे, एक आपका सैटर्न पे। और यहाँ पर इसके अंदर इंसान की एक्चुअल इमेज ड्रॉ करके दिखाई गई थी, ताकि अगर एलियन को वो मिलती है और वो अगर घूमने आते हैं हमारी धरती पे, उन्हें पता चल जाए कि भैया हाँ इंसान ऐसे दिखते हैं। तो ना तो हमें उनसे खुद डरना है ना उन्हें डराना है। इंसानों का स्पेस में भेजा गया आज तक का जो सबसे फेमस मैसेज है वो है वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। इसके अंदर आपको विजुअल चीज तो है ही, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग रिकॉर्डिंग्स भी हैं। यहाँ पर 55 अलग अलग लैंग्वेज में धरती के इंसानों की तरफ से नमस्कार भेजा गया है। दूसरा यहाँ पर नेचर के साउंड की कॉम्पोजिशन को भेजा गया है। यहाँ पर धरती के लोगों की एक्चुअल फोटोग्राफ भी भेजी गई है। इवन यहाँ पर 39th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जिमी कार्टर की एक स्पीच भी भेजी गई है, ताकि जब एलियन को वो मिले या फिर एलियन यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल जाए कि भैया जाना किसके पास है। अब उन बेचारों को तो नहीं पता ना कि इंसानों की लाइफ जो है वो 70-80 साल 90 साल तक की होती है। इवन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक ब्रेन वेव को भी भेजा है। अगर ये सारी चीजों को समझ में नहीं आता किसी भी एलियन को, यहाँ पर क्या करा गया, एक इंसान को बैठाया गया, उसके दिमाग में सारा कुछ जो भी वायर्स वगैरह लगती हैं वो दिमाग के ऊपर लगाई गई, जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। अब उससे बोला गया कि सोचो, तुम हमारे एवोल्यूशन के बारे में सोचो, हमारी धरती कैसे बनी उसके बारे में सोचो, इंसान कैसे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, इन सब के बारे में सोचो, थॉट्स क्या हैं, आत्मा के बारे में क्या सोचते हो, ये सारा कुछ क्या सोचते हो, उन सबको सोचो। और वो जितने 1 घंटे तक जो भी उसने सोचा, उसकी वजह से जो उसके दिमाग में जो भी चेंजेस हुए, जो भी एक्टिविटी हुई, उस सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करा गया और इस रिकॉर्ड के अंदर डाला गया, ताकि अगर वो इस तरह से बातें करते हैं या इस तरह की विजुअल लैंग्वेज को समझते हैं तो शायद वो इस चीज को डिकोड कर सके और समझ सके कि इंसान क्या है, कैसे इवॉल्व हुए, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना, दुनिया भर की चीजें। लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि ये मैसेज कभी किसी को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो इसको डिकोड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वो कर भी पाता है तो क्या वो हमसे कांटेक्ट करने में इंटरेस्टेड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि ये सिग्नल्स जहां से भी आ रहे हैं या फिर इन सिग्नल का कोई मतलब है या फिर नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये जो यूनिवर्स है ये बहुत ज्यादा बड़ा है और हम इसका 0.00001% हिस्सा भी नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि हम इस पूरी दुनिया में अकेले हैं, तो ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन हो, स्पीशीज हो, जो मतलब जिनके आगे हम कुछ भी नहीं है। वेल, अगर आपको सिविलाइजेशन के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।